जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पेपर जो है आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया होगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी CHSL 2024 के लिए 8 जुलाई थर्ड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या है, जीके जीएस के सही प्रश्नों को बताया जाएगा जो क्या है आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ अब क्या है, एकदम सही उत्तर प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा सही प्रश्नों को कराया जाएगा। तो वही दोस्तों, वीडियो को जो है लंबा ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न पूछा हुआ था, जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात कितना है। दोस्तों, क्या पूछ लिया, बाल लिंगानुपात। तो बात करेंगे हम सही उत्तर के बारे में, तो आपका 919 जो है बाल लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या इसमें हम और फैक्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, बात करें बाल लिंग के अनुपात के बारे में, तो बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 927 था, जो 2011 की जनगणना से घटकर 919 रह गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। ठीक है, यानी कि 972 जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या 2011 में, जबकि हरियाणा में सबसे देखिए सबसे कम बाल लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर क्या है 834 ही बच्चे हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के बाद। ठीक है, फिर बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। इसमें क्या है दोस्तों, 1000 पुरुष पे 968। ठीक है, ये एक नहीं है, 968 बच्चे हैं। आइए देखते हैं इसमें और हम फैक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है, इतने ही फैक्ट हैं। तो आप दोस्तों इस शिफ्ट में क्या है, आपसे जो है जनगणना के 2 प्रश्न पूछे हुए थे। ठीक है, तो आपका एक जनगणना का प्रश्न जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सही जवाब इसका दोस्तों हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में क्या है जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आइए देखते हैं इसमें कभी हम फैक्ट। तो देखिए फैक्ट कह रहा है हमारा, सिक्किम की आबादी 6.11 लाख है। 2011 की सिक्किम जनगणना बताती है कि सिक्किम की जनसंख्या जो है पूरे भारत में सबसे कम है। और बात करेंगे साल 2011 में हुई भारत की जनसंख्या में सिक्किम का कुल हिस्सा 0.05% था। ठीक है, जनसंख्या में जो है 0.05% था कुल। अभी देखते हैं और, तो इस देखिए इसमें और फैक्ट आपका है, भारत में आखिरी बार जनसंख्या गणना साल 2011 में हुई थी, जो कि स्वतंत्रता के बाद 7वीं और कुल 15वीं जनगणना थी। इसके बाद साल 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ वजहों से जो है जनगणना नहीं हो सकी। ठीक है, और देखिए साल 2011 की जनसंख्या की थीम जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, अब से क्या है थीम वगैरह भी पूछ लेता है। और भारत में 1901 के बाद हर 10 साल में जो है जनगणना शुरू हुई। दोस्तों क्या है 1901 नहीं, ये शायद हाँ ठीक 1901 ही है। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आपसे क्या उत्सव वगैरह हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो पूछा हुआ था, कच्छ रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही जवाब इसको जो आपको हो जाए गुजरात। ठीक है दोस्तों, कच्छ रण उत्सव जो है क्या गुजरात में मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग से क्या है, आप लोग कुछ नहीं हम कहते हैं, बस आप लोग क्या है वीडियो को लाइक नहीं की तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पास का है हम सभी शिफ्टों का एनालिसिस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराते हैं 20 एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा। तो आप लोग से क्या इतना फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं इसमें कभी हम एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए कह रहे हैं, कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न है। ठीक है, ये आइए देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा था, दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर आपको हो जाए कर्नाटक संगीत। जिन दोस्तों ने क्या कर्नाटक संगीत को लगाया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब जिंदाबाद लाजवाब प्रदर्शन है। आइए देखते हैं, करें कर्नाटक संगीत, जिसे दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटक संगीत या
कर्नाटक संगीतम के नाम से जाना जाता है। एक संगीत प्रणाली है जो सामान्यतः दक्षिण भारत से जुड़ी है, जिसमें आधुनिक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य जो है शामिल है। तो बात करेंगे इसमें, और हम तो कह रहे हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत की शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अब पूछ सकते दोस्तों कि दक्षिण भारत की त्रिमूर्ति जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। जबकि पुरंदरदास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। पूछ सकता है कि कर्नाटक शैली का पिता किसे कहते हैं, तो क्या है, पुरंदरदास को कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा हुआ था, 5वां संविधान संशोधन से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा अनुच्छेद 3 को जो है संशोधित किया गया था। आइए देखते हैं क्या हम इसमें भी और फैक्ट के बारे में। तो देखिए फैक्ट कर रहा है हमारा, भारतीय संविधान का 5वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो है राज्य विधानमंडल के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ठीक है। कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों आपको हैं इस वीडियो नीचे आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहीं पर इसका जो PDF है भी आपको मिल जाएगा सभी शिफ्टों का। तो देखिए अगला है, चिनाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया था। तो सही जवाब आपको हो जाएगा 30 जून 1857 को जो है चिनाट की लड़ाई दोस्तों लड़ी गई थी। अब से क्या है, लड़ाई जो है बहुत ही पूछी जा रही है, लगभग हर शिफ्ट में जो है एक न एक लड़ाई पूछी गई, चाहे वो पानीपत की हो या कन्नौज की हो या और कोई लड़ाई। ठीक है, तो आप लोग क्या है दोस्तों लड़ाई वगैरह को एक बार पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, तो कह रहे हैं 30 जून को बराकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अहमदुल शाह के साथ 5000 सैनिकों में से एक सबसे शक्तिशाली विद्रोह सेना का नेतृत्व किया। वह लखनऊ के बाहर चिन्हट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े गए थे। दोस्तों क्या है, इसी लड़ाई में जो है हेनरी लॉरेंस आपके थे वो शहीद भी हो गए थे, यानी मर भी गए थे। फिर आपका है, एक हार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक कलाकार हैं। देखिए दोस्तों क्या है, बहुत ही खतरनाक नाम आपके आए हैं। तो सही जवाब इसमें जो है भरतनाट्यम हो जाएगा, और भरतनाट्यम आपका जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें हम फैक्ट। तो कह रहे हैं भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति को तकनीकी, ठीक है, और व्याकरण का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक ग्रंथों में से एक नटकेश्वर का अभिनय दर्पण है। ठीक है, और कह रहे हैं भरतनाट्यम नृत्य में एक नर्तक ही तकनीक जिसे एकहर कहा जाता है ही प्रदर्शन में विभिन्न पात्रों को निभाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपका जो फैक्ट था। फिर कह रहे हैं जंतर जैसे स्ट्रिंग वाद्य यंत्र किस राज्य में सर्वव्यापी हैं। तो सही जवाब जो आपको दोस्तों गुजरात हो जाएगा, ये क्या गुजरात में जो है व्यापी है। आइए देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट। तुरी, बुंगाल, पावा जैसे वायु वाद्य यंत्र और रावण, हाथों, एक तारों और जंतर जैसे स्ट्रिंग वाद्य यंत्र और मजीरा और जांज, पॉट, ड्रम जैसे ताल वाद्य यंत्र गुजरात की लोक ध्वनियों में सर्वव्यापी हैं। सभी जो आपको ऊपर दिख रहे हैं सभी का दोस्तों गुजरात के ध्वनियों में सर्वव्यापी हैं। फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा हुआ था, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP क्या है। इसका सही जवाब देखिए क्या है, NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। बात कर NNP की फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और GNP से क्या है मूल्य घटाकर जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको जो है NNP से घटाकर जो प्राप्त करते तो हमें जो मूल्यह्रास प्राप्त होता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा हुआ था, पश्चिमी तटीय मैदान समिति को आपको प्रश्न आया था, पश्चिमी तटीय से संबंधित आपको जो है एक प्रश्न आपको आया था। आइए बात करते हैं इसमें हम। तो आपका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक है। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
आइए देखते हैं। देखिए पहला भाग आपका है गुजरात का तटीय मैदान। गुजरात का तटीय मैदान जो है, ठीक है, इसे कच्छ और कठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान में बांटा जाता है। शायद पूछ रहा था कोंकण वाला, तो कोंकण का तटीय मैदान जो है महाराष्ट्र व गोवा का तटीय मैदान है, ठीक है। और बात करें कन्नड़ का तटीय मैदान तो क्या है, कर्नाटक का तटीय मैदान, इसे कन्नड़ को जो है क्या है, कर्नाटक का तटीय मैदान भी कहते हैं। मलबार का तटीय मैदान जिसे क्या है, केरल का तटीय मैदान भी कहा जाता है। तो आप लोग को जो फैक्ट्स हैं भी आपको दोस्तों क्या है, जो आपको PDF देंगे तो आपको इसमें सही फैक्ट जो है मिल जाएंगे। फिर है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी के तहत आता है। देखिए सभी आपको दिए हुए हैं, तो जो बात करेंगे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सभी दोस्तों क्या आपके जो है समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसको आपको अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान और अनुच्छेद 15(1) में मौलिक अधिकारों की समानता श्रेणी के अंतर्गत आपके जो है ये आते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है, तो सही जवाब इसका जो है नोएडा हो जाएगा, ठीक है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट एक भारतीय मोटर रेसिंग सर्किट है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास धनकौर में स्थित है, ठीक है। दूसरा है इस ट्रैक का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है, जैसा कि इस स्थान के जिले का नाम है, ठीक है। और कह रहे हैं इस ट्रक का आधिकारिक उद्घाटन जो है 8 अक्टूबर 2011 को हुआ था। आपसे उद्घाटन भी पूछ सकता है। फिर देखिए कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सही जवाब आपका जो हो जाएगा क्या, बुध, ठीक है। और बात करें बुध जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के सबसे निकट है, यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है, और कह रहे हैं शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा शायद अनुच्छेद 142 से, तो अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिग्रियों का प्रवर्तन तथा खोज आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन है, ठीक है। आपको शायद पता चला है हमें कि अनुच्छेद 142 से भी एक प्रश्न पूछा हुआ था। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा था पहली महिला जिसने हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, अन्ना लम्सडेन, ठीक है। सही जवाब आपका जो जाएगा अन्ना लम्सडेन ने जो है अर्जुन पुरस्कार जीते हैं हॉकी के लिए। आइए देखते हैं इसमें एक हम फैक्ट कर रहे हैं। एन्नी लम्सडेन बंगाल की एक पूर्व भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। वह 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। दोस्तों हमें क्या है आज शिफ्ट में इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं, तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो है थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो आप लोग क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सभी लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हमने आपके लिए लाइक टारगेट मात्र रखा है आप लोगों के लिए 100 लाइक, ठीक है। हमने आपसे कभी नहीं कहा 100 लाइक कंप्लीट करो, फिर आज आप लोग कहते हैं कि आप लोग क्या है दोस्तों जो है 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। और तभी आप सभी लोग को है हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी पर दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाले सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस है आप लोग क्या सबसे पहले देख सकें। और क्या आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिए साथियों, हमें क्या है आपकी बहुत ज़रूरत है 2K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए। मात्र क्या है दोस्तों लगभग 20 लाइक जो है 20 सब्सक्राइबर जो है का मतलब आप लोग क्या है जल्दी से 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या है एक 2K सब्सक्राइबर का एक आपको गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। और एक बार का आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो सभी लोग शेयर कर दीजिए। और साथ ही आप लोग क्या पेपर दे के आए और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग अपना जो पेपर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए GK GS का। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।